साल 2030 का बिहार कैसा होगा? बिहार कितना बदल चुका होगा? बिहार में कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग चुकी होंगी? बिहार की राजनीति में उस वक्त पर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? और सबसे जरूरी कि बिहार का पटना कोटा को छोड़ करके कैसे एजुकेशन का हब बन चुका होगा? हमने सोचा कि एक बार उसके बारे में बातचीत किया जाए। जब हमने पढ़ा और देखा कि बिहार में 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो हमने सोचा कि आपको एक एक करके बताया जाए कि कैसे कई लाख लोग, जैसे हम दिल्ली वगैरह में, गुड़गांव वगैरह में देखते हैं कि रोज सुबह अपने घर से निकलकर वो नौकरी करने जाते हैं, वापस शाम को घर पर आते हैं, वो सब कुछ बिहार और बिहार के अलग अलग जिलों में देखने को मिलने लगेगा। साल 2030 में बिहार कितना बदल जाएगा? चिराग पासवान या तेजस्वी यादव के केंद्रित बिहार की राजनीति हो जाएगी? हमने एक एक करके सोचा कि सबके बारे में जरा चर्चा किया जाए। हम एक एक करके आपको बताएंगे कि बिहार कैसे बदलने वाला है, कितना का इन्वेस्टमेंट अब तक आया है और उस इन्वेस्टमेंट के कारण कितने हजार लोगों को सीधे तौर पर नौकरी मिलेगी और बिहार कैसे बदलेगा, बिहार का डेवलपमेंट कैसे होगा। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और सबसे पहले बात करेंगे इन्वेस्टमेंट को लेकर। बिहार में जो बिजनेस को लेकर के अभी कुछ दिनों पहले एक बड़ा समारोह हुआ, उसमें 1,80,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश को लेकर एमओयू पर साइन हुआ, मतलब हस्ताक्षर हुआ। जो गौतम अडानी है, उनकी अडानी ग्रुप कंपनी बिहार में 27,900 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। जब 27,900 करोड़ रुपया इन्वेस्ट होगा तो बिहार में यह कंपनी 53,500 लोगों को नौकरी देगी। आप समझिए, 53,500 अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। इसके बाद आता है सन पेट्रोकेमिकल्स कंपनी। इस कंपनी का 36,400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा और यह कंपनी भी कई हजार लोगों को रोजगार देगी। इसके बाद कोका कोला 3,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। इसके बाद से श्री सीमेंट 800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। एनएचपीसी जो है वो 5,500 करोड़ रुपए का यह कंपनी इन्वेस्ट करेगी और हल्दीराम 300 करोड़ का। इसके अलावा लंगटा बाबा स्टील जो है, जो छड़िया बनाती है, सरिया बनाती है, छड़ बनाती है, वो 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेगी। अब इन्वेस्ट करने से क्या बदलेगा, आप इसको जरा समझिए। आज की तारीख में बिहार के जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहां के लोग दिल्ली के तरफ क्यों जाते हैं काम करने, नोएडा में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों ने इन्वेस्ट करके अपनी फैक्ट्री लगाई है, गुड़गांव वगैरह में, गाजियाबाद वगैरह में, या फिर वहां पर उन कंपनियों का ऑफिस है। अब जब बिहार में कोई कंपनी इन्वेस्ट करेगी, मतलब अपनी फैक्ट्री लगाएगी, तो जो लोग वहां पर रोजगार कर रहे हैं उनको रोजगार बिहार में मिलेगा। यह बिहार का एक साइड हुआ कि आखिरकार फैक्ट्रियों के मामले में बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, बिहार में कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम ये बताएं तो आप ज्यादा बढ़िया से समझ पाएंगे। कोका कोला इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब कोका कोला जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक बनता है, उसका पूरा का पूरा बनने का प्रोसेस वगैरह बिहार में होगा। अभी भी कुछ जगहों पर पैकिंग वगैरह होती है। इसके बाद श्री सीमेंट इन्वेस्ट करेगी, मतलब सीमेंट बनने का काम यहां पर होगा। स्टील कंपनी इन्वेस्ट 1,000 करोड़ का कर रही है, मतलब सरिया वगैरह का फैक्ट्री बनेगा। यहां पर सरिया, जो छत वगैरह घर जब बनता है तो उसमें लगाया जाता है, उसका निर्माण होगा। जो अडानी की कंपनी है, वो अडानी की कंपनी थर्मल पावर प्लांट, मतलब कि बिजली जो उत्पादन होता है उस क्षेत्र में इन्वेस्ट करेगी। गैस वगैरह पाइपलाइन बिछाने के क्रम में इन्वेस्ट करेगी और इन तमाम चीजों के जरिए लोगों को रोजगार मिलेगा। अब आइए दूसरे नंबर पर कि आखिरकार 2030 तक बिहार की राजनीति में क्या बदलेगा। साल 2024 का चल रहा है, साल 2025 का चल रहा है। 2024-25 में कुछ बदलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार हैं और 2025 में नीतीश कुमार रहेंगे, यह एकदम तय है। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद क्या होगा, यह एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। हमने बहुत ज्यादा पढ़ा, हमने इसके बारे में समझा, उसके बाद हम कह रहे हैं कि साल 2030 में नीतीश कुमार केंद्रित बिहार की राजनीति नहीं रहेगी। जहां तक हमें लगता है संभवतः चिराग पासवान
या फिर तेजस्वी यादव या फिर सम्राट चौधरी, इन तीन नेताओं पर केंद्रित बिहार की राजनीति रहेगी और निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान उसके सबसे बड़े चेहरों में से एक होंगे, सबसे प्रभावशाली चेहरे होंगे। मतलब राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है बिहार का वो 2030 में बदलेगा। नीतीश कुमार की उम्र इस वक्त पर 73 साल है। आज से 5 साल के बाद उनकी उम्र हो जाएगी 78 वर्ष। और नीतीश कुमार की तबीयत हाल फिलहाल के दिनों में आप उनका हाव भाव देखेंगे, जब वो पब्लिक मीटिंग में कहीं जाते हैं, कैमरे के सामने आते हैं, तो आपको देखकर लग जाएगा कि वो इतने ठीक नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है पूरी तरीके से। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि 5 साल बाद बिहार को नया नेतृत्व मिल चुका होगा। अब इसके बाद एक और पॉइंट, आपने एजुकेशन को लेकर कि आखिरकार बिहार के लड़के कोटा क्यों चले जाते हैं, इसको लेकर बड़ा डिस्कशन सुना होगा। अब धीरे धीरे परिस्थिति बदल रही है। परिस्थिति यह बदल रही है कि कोटा का जाकर आप रिपोर्ट पढ़िए, जो तमाम बड़े बड़े हॉस्टल्स बने थे वो हॉस्टल साल साल भर खाली रह रहे हैं। अगर 200 कमरा है तो उसमें से 50 कमरा, 60 कमरा, 70 कमरा ही भर पाता है, बाकी के कमरे खाली रहने लगे हैं। क्योंकि अब वहां पर बच्चे उतनी संख्या में नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे? इसका जवाब है कि अब बिहार के पटना में ही उनको बढ़िया शिक्षा मिल रही है। कुछ बच्चे इधर दिल्ली के साइड में जाते हैं, कुछ लखनऊ वगैरह जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर कोटा जाने वाले लड़के अब अपने बिहार में, अपनी राजधानी में रहकर शिक्षा मिल रहा है उनको। और इसीलिए हमने कहा कि पटना बिहार के सबसे बड़े एजुकेशनल हब की तरफ डेवलप हो रहा है। और इस वक्त पर भी सबसे बड़ा एजुकेशनल हब बिहार का पटना है ही। अब एजुकेशन के क्षेत्र में कैसे सब कुछ बदलेगा और बिहार के लड़के बिहार में पढ़ने लगेंगे, आपने इसे भी समझा। एक और चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि बड़े बड़े शहरों का कितना विकास होगा। राजधानी पटना जो है वहां पर मेट्रो चलने लगेगी। कहने का मतलब है कि हो सकता है कि 2025 में एकाध रूट पर मेट्रो चले, लेकिन 2030 तक पूरी की पूरी राजधानी पटना जो होगी वो मेट्रो के जाल से बिछ चुकी होगी। मेट्रो चारों तरफ फैल चुका होगा। और इसके साथ साथ बिहार के जो दूसरे बड़े शहर हैं, उन दूसरे बड़े शहरों में भी मेट्रो का प्रोजेक्ट होगा वो पहुंच चुका होगा। इस बात की उम्मीद जग चुकी है। अब यह साल 2030 का एक मोटा मोटी आकलन है कि बिहार कितना बदलेगा और बिहार कहां तक जाएगा। साल 2023 में जब बिजनेस के इन्वेस्टमेंट को लेकर समारोह हुआ था तो उसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट आया था। साल 2024 में होता है तो ये 1,80,000 करोड़ होता है। और आप इसी हिसाब से जोड़ेंगे तो साल 2025 में ये और बढ़ेगा। 26-27 आते आते शायद बिहार कैसे बदल रहा है वो आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगेगा। बाकी एक और चीज हम कहेंगे कि बिहार में फैक्ट्रियां अगर लगे, सरकार उनको वाकई में जमीन मुहैया कराए, पॉलिसी वगैरह जो हो बिहार की वो बढ़िया हो कि कंपनियां पॉलिसी के कारण इन्वेस्ट करके फंस ना जाए, तो बिहार में इन्वेस्टमेंट की अपार संभावनाएं हैं। क्योंकि कोई भी जो बिजनेसमैन होता है वो अपनी फैक्ट्री वहां पर लगाता है जहां पर सस्ते मजदूर मिलते हैं। बिहार के मजदूर बाहर जाकर सस्ता में काम करते हैं। अगर उनके अपने राज्य में, अपने घर के पास रोजगार मिले तो वो और सस्ते होंगे। कहने का मतलब है कि सस्ते लेबर जो है वो बिहार में इन्वेस्टमेंट के लिए अपार संभावनाएं क्रिएट करते हैं। बाकी आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।